हेलो ऑल एंड वेलकम टू स्टडी अड्डा। स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज वैभव शुक्ला एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लैट 2015 कॉमन लॉ एंड एप्टीट्यूड टेस्ट या कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, 2015 के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अभी तक क्लैट की हिस्ट्री का सबसे टफ क्वेश्चन पेपर माना जाता है। मैंने भी यही क्लैट का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था और शायद तक इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर आज तक क्लैट की हिस्ट्री में नहीं आया है। तो लेट्स सी कि अब हमारे सामने क्या आने वाला है। हर तरीके के क्वेश्चंस इसमें होंगे। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनमें हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल को पढ़ना है। ठीक, प्रिंसिपल रियल सेंस में ट्रू हो फॉल्स हो कैसा भी हो, हमारे लिए जो यहाँ पे लिखा है वो सही है। अगर हमारे लिए लिखा है कि दोपहर के 3 बजे रात होती है तो बिल्कुल हाँ जी रात होती है, और अगर रात के 3 बजे सुबह होती है तो बिल्कुल हाँ सुबह होती है। जो प्रिंसिपल बोलेगा उसे मानेंगे, उसे क्या करेंगे, उसे फैक्ट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसे फैक्ट पे अप्लाई करेंगे और फैक्ट पे अप्लाई करने के बाद एक कंक्लूजन उससे डिराइव करेंगे। ठीक, कंक्लूजन उससे डिराइव करेंगे। उसके बाद जो आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हमें देखना है कि जो असर्शन है वो क्या है, ट्रू है कि नहीं है। ठीक, उसके बाद हमें ये भी देखना है कि जो रीजन हमें दिया हुआ है वो भी ट्रू है या नहीं है। और अगर दोनों ही ट्रू है तो दो रीजन है वो रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। ठीक, ये सारी चीजें हमें देखनी है। उसके अलावा जो डायरेक्ट हमारे क्या हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो सारे मल्टीपल चॉइस रहेंगे पर जिनमें प्रिंसिपल नहीं रहेंगे, असर्शन रीजन नहीं रहेंगे। ठीक है, बेसिकली जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो किस पे बेस्ड रहेंगे, वो आपके पूरे के पूरे थ्योरेटिकल नॉलेज पे क्या रहेंगे, बेस्ड रहेंगे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए अंदर इस पिटारे में है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोग इस पर बिल्कुल ध्यान लगाएं। देखें तो ये सबसे टफ क्वेश्चन पेपर जो था वो कैसा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर लेके 1 से 15 तक हमारे प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, वर्ड लेबल एज प्रिंसिपल एंड अदर एज फैक्ट। यू आर टू एग्जामिन द प्रिंसिपल एंड अप्लाई इट टू द गिवन फैक्ट केयरफुली एंड सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, हमें अपना प्रिंसिपल पढ़ना है, फैक्ट पे अप्लाई करना है और बेस्ट ऑप्शन एज अ कंक्लूजन हमें बताना है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या कह रहा है, ठीक, प्रिंसिपल हमारा क्या कह रहा है ये अब हमें देखना है। तो प्रिंसिपल हमारा कह रहा है कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property, such taking is said to commit theft। अगर कोई भी इंसान dishonestly किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी दूसरे इंसान की पोजीशन से बाहर लेकर के जाता है बिना उसकी कंसेंट के, तो उस मूविंग को, उस टेकिंग को हम क्या कहते हैं, हम थेफ्ट कहते हैं, हम चोरी कहते हैं। ठीक, फैक्ट आपके लिए क्या कह रहे हैं, फैक्ट कह रहे हैं कि रामू कट्स डाउन अ ट्री ऑन रिंकूज ग्राउंड। रिंकू के ग्राउंड पे रामू एक पेड़ काटता है, किस इंटेंशन के साथ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कि भाई मैं इसे रिंकू की पोजीशन से बाहर लेकर के जाऊंगा बिना उसकी कंसेंट के, लेकिन वो उस पेड़ को उसकी पोजीशन से बाहर ले जाने में फेल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, नहीं ले जा पाता है। तो क्या यहाँ पे उसने थेफ्ट कमिट किया, ये हमें बताना है। ठीक, तो देखिए रामू ने एक ग्राउंड पे एक पेड़ काटा। ठीक,
ठीक है। अब डिसऑनेस्टली उसने क्या किया, देखिए डिसऑनेस्ट उसकी इंटेंशन है, सही है। मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। वो एक पेड़ एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जब तक वो ग्राउंड से अटैच्ड है। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट द पर्सन कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी, सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। तो क्या यहाँ पे रामू ने उस पेड़ को उसकी पोजीशन से बाहर लेकर के गया है, जो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है थेफ्ट का? नहीं लेकर के गया है, तो रामू कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर थेफ्ट, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि रामू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर अटेम्प्ट टू थेफ्ट, ठीक। अटेम्प्ट तो उसने यहाँ पे कर दिया है, तो रामू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर अटेम्प्ट टू थेफ्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रिंसिपल इंजूरिया सिने डेमनम, दैट इज इंजरी विदाउट डैमेज। अगर किसी इंसान को इंजरी होती है बिना किसी डैमेज के, ठीक है, तो भी वो कंपनसेशन क्या कर सकता है? कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। क्या क्लेम कर सकता है? कंपनसेशन वो क्लेम कर सकता है, ठीक। तो फैक्ट आपके कह रहे हैं कि सोनू हु वाज अ रिटर्निंग ऑफिसर एट द पोलिंग बूथ, सोनू जो कि रिटर्निंग ऑफिसर, एक पोलिंग बूथ का रिटर्निंग ऑफिसर है, wrongfully refused to register a duly tendered vote of मोनू, मोनू जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइड वोटर है, उसको wrongfully वो वोट देने से मना कर देता है, ठीक है। द कैंडिडेट whom मोनू sought to vote was declared elected, लेकिन जो कैंडिडेट जिसे मोनू वोट करना चाहता था वो क्या हो गया? वो इलेक्शन जीत गया, वो इलेक्ट हो गया उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो क्या यहाँ पे मोनू क्लेम कर सकता है कंपनसेशन? मोनू कैन सू सोनू ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज डिनाइड हिज फंडामेंटल राइट, रॉन्ग। मोनू क्योंकि फंडामेंटल राइट होता ही नहीं राइट टू वोट। मोनू कैन सू सोनू ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज डिनाइड टू कॉज वोट व्हिच इज अ लीगल राइट। बिल्कुल सही बात है भाई, उनका लीगल राइट वायलेट हुआ है और इस ग्राउंड पे वो आपका देखिए बेसिक सी चीज है। आपने क्या किया? आपने प्रिंसिपल को अप्लाई किया आपने, और जब प्रिंसिपल को आपने अप्लाई किया तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि भाई इसका लीगल राइट था, उसे लीगल राइट उसका वायलेट किया गया। भले ही उसे कोई मॉनेटरी डैमेज नहीं हुआ, भले ही वो बंदा इलेक्शन जीत गया जिसे वो वोट करना चाहता था, लेकिन उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है। डैमेज हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। गेटिंग इट? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्रिंसिपल है वो कह रहा है कि अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। एक इंसान को कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस से साउंड माइंड का कब कहा जाता है? तब कहा जाता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वो इस केपेबल था कि वो इस चीज को समझ सके कि जिस चीज को वो साइन कर रहा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में, जिस एग्रीमेंट में, जिस प्रॉमिस में वो एंटर कर रहा है, वो क्या है, वो उसका उसके इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। उसका एक रैशनल जजमेंट वो फॉर्म कर सके। अगर ये सारी चीजें वो कर सकता है तो वो साउंड माइंड का माना जाएगा। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? मिस्टर एक्स हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ sound mind but occasionally of unsound mind enters into a contract with Mr. Y when he is of unsound mind, ठीक है। मिस्टर एक्स जो कि क्या होते हैं? जो कि यूजुअली साउंड माइंड के होते हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते टाइम क्या होते हैं? वो अनसाउंड माइंड के होते हैं, तो ठीक है। और वो कभी कभी अनसाउंड माइंड के होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते टाइम वो वाई से अनसाउंड माइंड के स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। वाई को ये चीज पता चलती है बाद में, तो वो क्या बोलता है? वो एक सूट फाइल करता है मिस्टर एक्स पे। अब यहाँ पे देखिए, मिस्टर एक्स कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट द बर्डन इज ऑन मिस्टर एक्स टू प्रूव दैट ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Mr. X cannot enter into contract because he is of unsound mind when he entered into contract. Mr. X can enter into contract but the burden is on the other party to prove that he was of unsound mind at the time of contract. ठीक। और ऑप्शन सी बोल रहा है कि मिस्टर एक्स कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट द बर्डन इज ऑन मिस्टर एक्स टू प्रूव दैट ही वाज ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक।
तो ये आपका ऑप्शन सी जो है ये कह रहा है कि भाई एक्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, लेकिन उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब वो साउंड माइंड का था। लेकिन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वाई ने मिस्टर एक्स के खिलाफ सूट फाइल किया है, तो मिस्टर एक्स तो क्या कर सकते हैं, मिस्टर एक्स बिल्कुल एंटर कर सकते हैं एंटर में कॉन्ट्रैक्ट में। और ये ड्यूटी किसकी होगी, ये बर्डन ऑफ प्रूफ अदर पार्टी पे होगा कि वो ये प्रूफ करे कि जो मिस्टर एक्स थे वो अनसाउंड माइंड के थे एट द टाइम ऑफ द एंटरिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। When one principal signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। यहाँ पे आपको प्रपोजल की डेफिनेशन दी हुई है कि प्रपोजल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रपोजल क्या होता है। तो प्रपोजल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है क्या, अपनी विलिंगनेस या तो कुछ करने के लिए या कुछ करने से रुकने के लिए, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। किस व्यू के साथ, इस व्यू के साथ कि उसे दूसरे पर्सन की क्या मिल जाए, असेंट मिल जाए। ठीक है, किस चीज के लिए, उस एक्ट के लिए या उस एब्सटेनेंस के लिए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि भाई उसने एक प्रपोजल किया। बेसिकली एक आदमी बोलता है कि मैं आपके लिए ये करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा, अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो वो प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। फैक्ट बोल रहे हैं, रामानुज टेलीग्राम टू दी श्याम सुंदर राइटिंग विल यू सेल मी योर रोल्स रॉयस कार, टेलीग्राम दी लोएस्ट कैश प्राइस। श्याम सुंदर रिप्लाइड टू बाय टेलीग्राम, लोएस्ट प्राइस फॉर कार इज ₹20 lakhs। Ramanuj immediately sends his consent through telegram stating I agree to buy the car on ₹20 lakhs asked by you. Now Shyam Sundar refused to sell the car. श्याम सुंदर क्या कहता है, कार सेल करने से रिफ्यूज कर देता है। ऑप्शन ए कह रहा है he cannot refuse to sell the car because the contract has already been made. बी बोल रहा है he can refuse to sell the car because it was only invitation to offer and not the real offer. It was not a valid offer because willingness to enter into a contract was absent। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे क्या हुआ। ठीक, यहाँ पे ए ने पूछा कि भाई आप लोएस्ट प्राइस कोट करो। ठीक, उसने कोट करी 20 लाख। ठीक है, अब ए ने क्या बोला बी से, यस आई एम रेडी टू बाय। बी ने मना कर दिया, मुझे नहीं बेचना। क्यों? क्योंकि एक इनविटेशन है ऑफर का। ठीक, उसकी मर्जी है बेचे ना बेचे। जब आप दुकान पे जाते हैं, ठीक है, आप एक शर्ट देखते हैं, आप पूछते हैं कितने का है, वो कहता है 4000 का है। ठीक, वो कहता है 4000 का है, आप कहते हैं ठीक है मैं खरीदूंगा। अगर दुकान वाला कहता है मुझे नहीं बेचना, लास्ट पीस है मैं खुद पहनूंगा, आप उसे सू नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इनविटेशन है ऑफर का। तो ही कैन रिफ्यूज टू सेल द कार बिकॉज इट वाज ओनली इनविटेशन टू एन ऑफर एंड नॉट द रियल ऑफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ मास्टर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक मास्टर लाइबल होता है किस चीज के लिए, उन सभी एक्ट्स के लिए जो उसके सर्वेंट से कमिट होते हैं इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है ये बात कर रहा है वाइकेरियस लाइबिलिटी की। ठीक, वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये लाइबिलिटी बिल्कुल डॉक्टर वाली राइटिंग में हो गई है। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है और वाइकेरियस लाइबिलिटी के फैक्ट्स क्या है कि संजय इज अ ड्राइवर वर्किंग इन ब्रुकबॉर्न एंड को। संजय एक ड्राइवर है जो ब्रुकबॉर्न एंड को में काम करता है। One day the manager asked him to drop a customer at the airport and get back at the earliest। एक दिन उसको मैनेजर ने बोला कि एक कस्टमर को तुम एयरपोर्ट छोड़ा और जल्दी से वापस आ जाना। On his way back from the airport, he happened to see his fiancée Ruhina waiting for a bus to go home। उसने क्या देखा वापस आते टाइम रास्ते में कि उसकी जो फियांसे है रूहीना नाम की, वो रास्ते पे बस का इंतजार कर रही है घर जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? घर जाने के लिए। He offered to drop her at home, which happens to be close to his office। उसने बोला कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरे घर ऑफिस के पास में ही है। ठीक है। She got into the car and soon thereafter the car subverted due to the negligence of Sanjay। ठीक है,
तो भैया वो कार में बैठी और उसके बाद कार क्या हुई, द कार somersaulted ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ संजय। तो भैया कार का कुछ एक्सीडेंट टाइप का हुआ। रूहिना वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार एंड सफर्ड मल्टीपल इंजुरीज, शी सीक्स कंपनसेशन फ्रॉम द ब्रुकबॉर्न एंड को। रूहिना क्या हुआ, रूहिना भैया कार के बाहर फेंका गई और उनको बहुत सारी इंजरीज आई और अब वो कह रही है किससे, ब्रुकबॉर्न एंड को से कह रही है कि आप मुझे क्या दीजिए, आप मुझे दीजिए कंपनसेशन। और आप मुझे कंपनसेशन क्यों देंगे, क्योंकि जो भाई साहब थे संजय वो आपके ड्राइवर थे और मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट डन बाय दी हु, मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट्स कमिटेड बाय द सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, इसको हमने किया अप्लाई। ठीक, अब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब था, जब आप एयरपोर्ट जा रहे हो, एयरपोर्ट वापस आ रहे हो तो आप कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो, आप एक कंपनी का काम कर रहे हो अपनी। लेकिन क्या जब उसने जैसे ही अपनी फियांसे को बिठा के घर छोड़ने के लिए निकला तब वो ही वॉज आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, ही वॉज आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि ब्रुकबॉर्न एंड को लायबल नहीं होंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है ब्रुकबॉर्न एंड को शैल बी लायबल बिकॉज संजय वाज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। बी बोल रहा है ब्रुकबॉर्न एंड को शैल नॉट बी लायबल, संजय वाज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन ही टुक रूबीना इनसाइड द कार, रोहिना गॉट इनटू द कार एट हर ओन रिस्क एंड देयरफॉर। देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि ब्रुकबॉर्न एंड को लायबल नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही उसने रोहिना को बिठाया वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर जा चुका था, वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था जो उसके मास्टर ने उसे करने को बोला था। और अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाकर के कोई भी काम करता है तो उसके लिए उसका मास्टर लायबल नहीं होगा। ठीक, गेटिंग इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बात कर रहा है न्यूसेंस का एज अ टॉर्ट एज अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, तो न्यूसेंस एज अ टॉर्ट मींस एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद इट। तो न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, न्यूसेंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्सन के लैंड के एंजॉयमेंट पे या लैंड से किसी भी लैंड से रिलेटेड कोई राइट है उसके पास, या उस लैंड से कनेक्शन में कोई उसका राइट है, उससे अगर आप अनलॉफुल इंटरफेरेंस करते हैं तो वो क्या होती है, वो न्यूसेंस होती है। ठीक है, चलिए फैक्ट देखते हैं। तो ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ ऑनियंस लॉन्ग क्यूज वर मेड आउटसाइड द डिफेंडेंट शॉप। ठीक है भैया, प्याज की कमी आ गई थी शहर में और डिफेंडेंट की दुकान के सामने बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अब वो क्या करता था, वो सब्जियां और फल बेचता था और 1 किलो ओनियन एक रेशन कार्ड पे, ठीक है, एक राशन कार्ड पे 1 किलो ओनियन वो देता था। द क्यूज एक्सटेंडेड ऑन टू द हाईवे एंड ऑल्सो कॉज सम ऑब्स्ट्रक्शन टू द नेबरिंग शॉप्स। द नेबरिंग शॉपकीपर ब्रॉट एन एक्शन फॉर न्यूसेंस अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो नेबरिंग शॉपकीपर ने क्या बोला कि भाई न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, मेरी दुकान के सामने भीड़ भाड़ लगा के और ऑब्स्ट्रक्शन आप क्रिएट कर रहे हो। तो जब हम हमारे प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो बगल वाली दुकान वाले हैं उनकी जगह है, उनका यूज, उनको एंजॉयमेंट, उनके जो राइट्स हैं भाई, उनके सामने की जगह उनके कस्टमर्स के लिए वो उनका राइट है। ठीक है, वो उनके लैंड के कनेक्शन के राइट है, लैंड के ऊपर उनके राइट्स हैं, वो लैंड का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, वो जो कि इसके कारण ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो डिफेंडेंट है वो किस चीज के लिए लायबल होगा, वो डिफेंडेंट इज लायबल फॉर न्यूसेंस। ठीक है, वो न्यूसेंस के लिए लायबल होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहा है, डायरेक्ट और अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहा है किसके साथ। खैर इंटरफेरेंस अगर इनडायरेक्ट भी हो और अनलॉफुल हो तो भी न्यूसेंस ही होती है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहा है दूसरे की प्रॉपर्टी के साथ, दूसरे की प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के साथ। तो वो क्या कमिट कर रहा है, वो एक तरीके से न्यूसेंस कमिट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट by reason of unsoundness of mind is capable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। अगर कोई भी आदमी कोई ऐसा एक्ट करता है जो, क्योंकि जब वो एक्ट कर रहा है तो वो इस केपेबल ही नहीं है, किस कारण से, उसके माइंड की अनसाउंडनेस के कारण से, कि वो इस चीज को पता कर सके कि वो इनकेपेबल है। ठीक है, वो इनकेपेबल है उस एक्ट के नेचर को जानने के लिए, या फिर उसे पता नहीं है कि जो वो चीज कर रहा है वो गलत है, या लॉ से कॉन्ट्रेरी है, लॉ के अगेंस्ट है। ठीक है, उसे पता ही नहीं है ये चीज।
तो वो ऑफेंस में नहीं आएगी। तो बेसिकली ये अनसाउंडनेस का डिफेंस के बारे में बात कर रहा है कि जो इंसान अनसाउंड है तो वो इनकेपेबल है उस नेचर को, उस एक्ट के नेचर को समझने के लिए, ठीक है। उसे नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो रॉन्ग है या लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, तो वो चीज ऑफेंस में नहीं आती है, ठीक है। फैक्ट्स क्या कह रहा है? फैक्ट्स कह रहे हैं आपके कि ए टेक्स हिज सन बी हु इज 3 years old फॉर अ बाथ टू द वेल। ए अपने 3 साल के बेटे को कहाँ ले जाता है? ए अपने 3 साल के बेटे को ले जाता है भाई नहलाने कुएं में। ही थ्रोज हिज सन इनसाइड द वेल सो दैट ही कुड हैव अ गुड बाथ। और वो अपने बच्चे को कुएं में फेंक देता है ताकि उसका बच्चा अच्छे से नहा सके। आफ्टर 10 minutes ही ऑल्सो जम्प्ड इन द वेल टू टेक अ बाथ एंड टेक हिज सन आउट ऑफ द वेल। और 10 मिनट के बाद वो खुद भी कूद जाता है और बच्चे को भी निकाल लाता है। देखिए ये क्वेश्चन क्लैट 2012 में भी आया था, ठीक है। तो बच्चे को भी निकाल लाता है बाहर और दोनों को विलेजर्स रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो जो उसका बेटा है वो डेड है, ठीक है। वो डेड बाहर आता है क्योंकि 10 मिनट में एक 3 साल का बच्चा नहीं सरवाइव कर सकता पानी में, ठीक। तो ए बोल रहा है कि ए हैज कमिटेड कल्पिबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, बी बोल रहा है ए हैज कमिटेड मर्डर, सी बोल रहा है ए हैज डन नो ऑफेंस एज ही कैन प्लीड द डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, डी बोल रहा है एज फैमिली शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट टू लेट हिम टू टेक चाइल्ड टू द वेल। देखिए यहाँ कहीं आपके फैक्ट में लिखा हुआ है क्या कि वो अनसाउंड माइंड का था? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? नहीं। तो जो अब यहाँ पे लिखा नहीं है अनसाउंड माइंड का, तो हम अपने मन से तो मान नहीं सकते कि वो अनसाउंड माइंड का है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सीधे सीधे वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट एंड इग्नोरेंशिया फेसिट एग्जीक्यूसेट। भाई अब बताइए, ये है आपका प्रिंसिपल ही बहुत खतरनाक सा दे दिया है। देखिए इसका मतलब होता है इग्नोरेंशिया मतलब इग्नोरेंस, ठीक। जूरिस मतलब लॉ, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ। नॉन एक्सक्यूजेट इज नॉट एन एक्सक्यूज, ठीक। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। और फिर इग्नोरेंशिया आपका क्या हो गया? इग्नोरेंस, ठीक। फेसिट क्या हो गया? फैक्ट। एक्सक्यूजेट मतलब इज एक्सक्यूजेबल, ठीक। तो भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, ठीक। चलिए ये भी क्लैट 2012 के क्वेश्चन पेपर में आपका आया था, ठीक। सेम क्वेश्चन। George was a passenger from Zurich to Manila in a Swiss plane. When the plane landed at the airport at Bombay on 28 November 1962, it was found on search that George carried 34 kg of gold bar in person and that he had not declared it in the manifest for transit. On 26 November 1962, government issued a notification and modifies its earlier exemption, and now it is necessary that the gold must be declared in the manifest of the aircraft. ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जॉर्ज एक पैसेंजर है जो जूरिक से मनीला एक स्विस फ्लाइट में जा रहा था, और जब वो फ्लाइट बॉम्बे एयरपोर्ट पे आई तो उसके पास से 34 kg गोल्ड मिला, और 28 को उसकी फ्लाइट लैंड करी, और 26 नवंबर को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया लॉ लेके आई थी कि जो भी गोल्ड लेके कैरी कर रहा है उसे अपने एयरप्लेन के ट्रांजिट मैनिफेस्ट में उस बारे में बताना है कि मैं इतना इतना पर्टिकुलर गोल्ड लेकर के कैरी करके ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है। ये भाई साहब ने नहीं बताया। अब देखिए अब क्या होगा कि जॉर्ज कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, जॉर्ज कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, जॉर्ज विल बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए लॉ 2 दिन पहले आया हो, 2 साल पहले आया हो, 20 साल पहले आया हो, 200 साल पहले आया हो, 2000 साल पहले आया हो, कोई मतलब नहीं है। लॉ अगर उस टाइम पे चल रहा है, उस टाइम पे एनफोर्सेबल है, तो आपको उसके बारे में नहीं पता है, ये एक्सक्यूजेबल नहीं होता है। पहले इंडिया में ऐसा नहीं होता था कि आपको बताना है गोल्ड लेके आए, लेकिन 2 दिन पहले ऐसा हो गया था। आप 2 दिन बाद आए, आपने नहीं बताया, आप लायबल है, ठीक। आपका गोल्ड सीज होगा, जो भी फिर उसके बाद होना है वो तो होकर ही रहेगा। ये चीज बेसिकली एक्सक्यूजेबल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि एवरीबडी इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू टेक रीजनेबल केयर
to avoid an act or omission which he can foresee would injure his neighbor. The neighbor for this purpose is any person whom he should have in his mind as likely to be affected by his act. देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये कह रहा है कि हर इंसान एक लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर होता है एक रीजनेबल केयर लेने के लिए। और किस चीज की रीजनेबल केयर, कि वो भाई हर उस एक्ट और ओमिशन को अवॉइड करे जिससे वो फोर्सी कर रहा है कि वो उसके नेबर को इंजरी पहुंचा सकता है, इंजर कर सकता है। और इस पर्पस के लिए नेबर जरूरी नहीं है कि आपके आउटसाइड वाले ही हो, नेबर वो हर आदमी होगा जो उस पर्टिकुलर एक्ट और ओमिशन से अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जो आपके माइंड में आ रहा है कि हाँ भाई ये पर्सन इस एक्ट और ओमिशन से अफेक्ट हो सकता है, तो वो पर्सन आपके लिए नेबर होगा। मान लीजिए आपके घर के सामने आप बहुत सारे पत्थर फेंक के रखते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ से रोज एक बच्चा अपनी ट्यूशन पढ़ने जाता है, वो ना आपके साइड में रहता है ना साइड में रहता है, वो आपसे बहुत दूर रहता है, लेकिन आपको पता है कि एक अंधा बच्चा, ठीक है, जो ब्लाइंड है, ठीक है, वो रोज वहां से जाता है और आपको पता है, आपके माइंड में ये कि यार शायद वो निकले और उसे पत्थर ना देखें तो वो इससे टकरा करके उसे इंजरी पहुंच सकती है, तो वो भी आपके लिए वो नेबर ही कहलाएगा। इस जो प्रिंसिपल है उसके पर्पस के लिए वो आपके लिए नेबर ही कहलाएगा। ठीक है, नेबर का मतलब जरूरी नहीं है कि आपके अड़ोस पड़ोस, आमने सामने वाले, पीछे वाले। नेबर मतलब वो ऐसा हर आदमी जो उस पर्टिकुलर एक्ट और ओमिशन से क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर एक्ट और ओमिशन से इंजर हो सकता है। ठीक है, चलिए फैक्ट्स देखते हैं, फैक्ट्स क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है,